रितु अपनी माँ सविता, भाई केतन और भाभी प्रीति के साथ रहती है। प्रीति हाल में ही घर की बहू बनी होती है और उसका और रितु का रिश्ता काफी अच्छा होता है। ये लो रितु, तुम्हारा फेवरेट रोटी पिज्जा। इसे खाने की तुम्हें बहुत क्रेविंग हो रही थी ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट भाभी, दुनिया के सारे पिज्जा एक तरफ और आपके हाथ का बना हुआ ये रोटी पिज्जा एक तरफ। आई जस्ट लव इट भाभी। शुक्रिया रितु। रितु, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है तू, फिर भी तुझे घर का एक काम ठीक से नहीं आता। ना जाने कब सुधरेगी तू। अरे अब तो तेरी शादी करने की उम्र हो गई है और अगर तेरा स्वभाव ऐसा ही रहा तो तुझे कोई भी लड़का नहीं अपनाएगा। अपनाना नहीं है तो ना अपनाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, क्योंकि मैं आपके द्वारा लाए गए मिडिल क्लास घर के रिश्तों में से एक भी लड़का नहीं चुनने वाली। मैं तो एक अमीर और हैंडसम बिजनेसमैन से ही शादी करूंगी और सारी जिंदगी ऐशी ऐश करूंगी। पहले जरा अपने आप में सुधार ला, फिर जाकर तुझे बिजनेसमैन लड़का मिलेगा। ना तो बोलने का ढंग है ना ही काम करने का। अरे ऐसे तो तुझे कोई भी नहीं मिलने वाला। उफ़ माँ जी, रहने दीजिए ना, क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ जाती हो आप? तुझे पता है प्रीति कि जिसे तू इतना बेचारी समझ रही है ना, वो कितनी बड़ी देड़शानी है। इसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग हैं। कुछ भी मत कहो माँ, भाभी क्या समझेगी मेरे बारे में। और भाभी, आप इनकी बातों में मत आइए, ये कुछ भी बोलती रहती है। अब इनकी उम्र हो चली है ना। रितु, बड़ों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, ये सरासर गलत है। ओके पापा, सॉरी, लेकिन इन्हें भी तो समझना चाहिए था ना। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। अरे कोई बात नहीं, माँ ही है ना, थोड़ी ना कोई और बोल रहा है। और माँ के गुस्से में भी प्यार ही छुपा होता है। एक बार को सारी दुनिया तुमसे मुंह फेर सकती है, लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, समझी? हाँ भाभी, समझ गई। अरे तू क्या इस गधी को ज्ञान दे रही है? ये तो बस अपने कान से सुन लेगी और बाद में दूसरे कान से निकाल भी देगी। इसे समझाकर कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपना समय मत गवा और अपने जरूरी काम निपटा ले। फिर एक दिन, ये देख रितु, मेरे पास तेरे लिए एक जॉब ऑफर है, वो भी एकदम सॉर्टेड। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो क्या ही बताऊं। तूने आर्ट्स में पढ़ाई की है ना, और साथ ही डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है, कुछ करीबन 3 महीनों का। करेक्ट ना? हाँ भाई, एकदम करेक्ट। हाँ तो ये काम तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें डिजाइनिंग के लिए नए लोग हायर कर रहे हैं, वो भी ज्यादा सैलरी में। फ्रेशर्स को मोस्टली इतनी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन ये कंपनी वाले ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है रितु, एकदम अच्छा ऑफर आया है तुम्हारे लिए। एंड गेस व्हाट, तुझे ये काम घर बैठे बैठे ही करना होगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना? एकदम सॉर्टेड है तो सही भाई, लेकिन फिर भी मुझे ये जॉब वगैरह करनी ही नहीं है। मैं फालतू की मेहनत मजदूरी करके किसी की नौकर नहीं बनना चाहती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रितु? शुरुआत में मुझे लगा था कि तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन हर दिन तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत करती ही हो जिससे तुम मेरे मन से उतरती जा रही हो। देखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई किसी का नौकर भी नहीं होता। हर कोई अपनी मेहनत का, अपनी इज्जत का कमाता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी भाभी, क्योंकि मैं इन सब के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं अगर पैसे कमाऊंगी तो बिजनेस करके ही कमाऊंगी। मुझे हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा काम जिसमें कम मेहनत और अनगिनत पैसा हो। आराम की जिंदगी जीते जीते मुझे पैसे कमाने हैं, और वो तो मैं करके ही रहूंगी। देखना आप, काफी अच्छी बात है। हमेशा हमें स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए, लेकिन उसमें भी हार्ड वर्क होना चाहिए। गलत और आसान रास्ते चुनकर कोई भी इंसान सफल हो नहीं पाता।
और अगर तुम्हारे जीवन में ऊपर वाले ने ये अच्छा जॉब ऑफर लाया है, तो तुम्हें इसे खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए और इसकी इज्जत करते हुए इसे अच्छे से निभाना चाहिए। देखो रितु, मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए उन्हें गवाकर ये बेवकूफी करने की जगह पर हमें उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। ओ गॉड भाभी, आपको मैंने मेरी तरह चेंजी टाइप ही समझा था, लेकिन आप तो एकदम माँ की तरह निकली। आप भी उन्हीं की तरह एकदम बोरिंग भाषण देती रहती हो। बस करो रितु, माँ कोई भाषण नहीं देती। एग्जैक्टली रितु, प्रीति तुम्हें फैक्ट्स बता रही है। अरे कभी तो अपना ये गुरूर, जिद और होशियारी छोड़कर दूसरों की सही बातें भी सुन लिया करो। जब देखो तब अपनी ही मनमानी करती रहती हो। हम तुम्हारे घर वाले हैं, इसलिए तुम्हारे हर नाटक को बर्दाश्त करके तुम्हें हर बार माफ कर देंगे। लेकिन ये दुनिया ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ये हमारे हिसाब से नहीं चलती रितु। दुनिया गई तेल लेने, मैं तो अपनी ही बातों पर टिकी रहूंगी और मैं तो कोई बिजनेस वुमन ही बनूंगी। ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, घर बैठे लाखों रुपए आएंगे मेरे बैंक अकाउंट में, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो सब करूंगी। इतना कहकर रितु वहां से चली जाती है। ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि माँ जी इसके बारे में ये क्यों कहती रहती है कि इसकी भोली सूरत के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। मुझे तो कभी कभी रितु के लिए बड़ी चिंता होती रहती है। कहीं इसका यही स्वभाव किसी दिन इसे लेकर ना डूब जाए। इसे अपने आप में सुधार लाना ही होगा, वरना आगे जाकर इसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ सकती है। फिर प्रीति जब 2 दिनों के लिए अपने मायके जाती है, तभी ससुराल वापस लौटने पर वो गली की औरतों को कुछ बातें करते हुए देख लेती है। हाँ सुलेखा बहन, मैंने भी सुना है कि वो रितु फिर से प्रेग्नेंट है। बड़ी हिम्मत वाली बात है ना? वही तो। अरे देखो तो जरा, उसकी भाभी जा रही है। अरे ओ प्रीति, जरा समझाओ अपनी ननंद को, कुंवारी होते हुए भी दूसरी बार वो प्रेग्नेंट है। ना जाने कहाँ जाकर मुंह काला करती है वो अपना। लाज शर्म तो मानो उसकी जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं है आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है। और नहीं तो क्या, मुझे तो सविता बहन पर तरस आ रहा है कि इस समय उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कुंवारी ननद फिर से प्रेग्नेंट है? ऐसा हो ही नहीं सकता। पक्का आप लोगों को किसी ने कोई गलत खबर बताई है। देख प्रीति, अगर तुझे हम पर विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर अपने घर पर चल रहे तमाशे को देख ले। खुद तेरी ननन ने ही अपनी माँ और भाई को बताया है कि वो पेट से हैं। क्यों? अरे वो मुई तो इससे पहले भी प्रेग्नेंट थी। फिर बाद में बताया गया कि उसने वो नाटक किया था ताकि उसकी शादी उसके मनचाहे लड़के से हो सके। तभी भी ना जाने किसका गंदा खून था उसकी पेट में। अपनी ननंद के बारे में ये सारी बातें सुनकर प्रीति के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक ही जाती है। फिर वो फौरन खड़ जाती है जहां पहले से ही तमाशा चल रहा होता है। रीतु, ये सब मैं क्या सुनती आ रही हूँ? बाहर सब तुम्हारी बातें कर रहे हैं। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? और वो भी दूसरी बार? हाँ भाभी, यही सच है। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। और आपने बिल्कुल सही सुना है। क्या? अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है रितु? तुम तो कुंवारी हो, और अगर ये दूसरी बार है तो पहली बार तुम्हारे पेट में किसका बच्चा था? अरे तो इससे क्या पूछ रही है? इस निगोड़ी की बातों पर जरा भी विश्वास मत करना, क्योंकि पहली बार ये जब प्रेग्नेंट हुई थी तब इसने हमें ऐसा बताया था कि ये जिस लड़के से प्यार करती है इसके पेट में उसी का बच्चा है। इसीलिए हम सभी लोग परेशान हो गए थे और हमें ना चाहकर भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। क्यों? हाँ, लेकिन फिर बाद में एक दिन मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया जब ये अपने उसी बॉयफ्रेंड से फोन पर बतिया रही थी कि वो ये सब नाटक कर रही है। इनका प्लान था ये कि ये झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करेगी
जिससे सभी लोग डर जाए और इनकी शादी के लिए मान जाए। और एक बार अगर शादी हो जाए तो उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर वालों को झूठी प्रेगनेंसी का सच बताने वाले थे। बाप रे! फिर फिर मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा, खूब मारा इसे मैंने, और तो और मैंने इसके उस लुक्के बॉयफ्रेंड को भी खूब धोया। तभी भी पूरे गली मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी हुई थी, और मैं किस मुंह से सबको बताती कि मेरी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए ये सब किया है। लेकिन फिर भी मुझे सबको बताना ही पड़ा। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी रितु। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, और अब फिर से यही ड्रामा। और नहीं तो क्या रितु, और तुझे क्या जरूरत थी गली मोहल्ले वाले को बताने की कि तू फिर से प्रेग्नेंट है, जबकि हम ये जानते हैं कि तू इस बार भी कोई नाटक कर रही है। अरे मुंह में दही जमा लिया है क्या? मुंह खोलेगी या नहीं, या मैं आज तेरी चटनी पीस दूं? बता जल्दी, इस बार किस लड़के से शादी करनी है तुझे, जिसके लिए तूने फिर से यही नाटक रचाया है? ओफो माँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, माना कि पहली बार जो मैंने किया था वो एक नाटक था, लेकिन इस बार मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ। देख रितु, पहले ही तूने मेरा बहुत खून खोला दिया है, और अगर तूने मुझे फिर से परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बता दे रही हूँ मैं तुझे। देखो माँ, मैं भी आपको बता दे रही हूँ कि इस बार मैं कोई ढोंग नहीं कर रही, और मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अरे बकवास बंद कर और सच सच बता। हे भगवान, यहाँ पर कोई टीवी शो चल रहा है क्या माँ? आप एक ही बात को कितना स्ट्रेच कर रही हो। एक बार में मैंने आपको बता तो दिया ना, और अब मैं आराम करने जा रही हूँ। और भाभी, मेरे लिए प्लीज वो मीठे चावल बना देना, और हाँ, गोंद के लड्डू भी। मुझे वो सब खाने का बहुत मन कर रहा है, और अब से आपको मेरी हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। क्यों? इतना कहकर रितु वहां से चली जाती है, और सबके सब हिल चुके होते हैं। रितु का नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर अगले दिन जब वो गायनाइक से मिलकर वापस घर लौटती है, तभी मैं अभी अभी गायनाइक से मिलकर आ रही हूँ भाभी। आप मुझे प्लीज वो गुलाब की पंखुड़ियों वाली रोज टी पिला दो ना। उसे पीने का मेरा बहुत मन कर रहा है, और आप उसे बहुत अच्छा बनाती हो। माँ को इतना आता ही नहीं ना। देखो रितु, सच सच बताना, क्या तुम सच में गायनेक के पास ही गई थी? हाँ भाभी। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? मैंने 50 बार कह दिया है कि इस बार मैं कोई नाटक नहीं कर रही। ये देखो माँ, मेरी फाइल देखो, मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ। क्या? जरा देखो तो बच्चों, क्या लिखा है इस फाइल में? क्या ये नालायक सच में प्रेग्नेंट है? एक मिनट माँ, मैं पढ़ता हूँ। जब केतन उस फाइल को ठीक से पढ़ता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे क्या हुआ केतन बेटा, तू एकदम से चौंक क्यों गया? जल्दी बता, क्या ये नालायक लड़की वाकई में प्रेग्नेंट है? हाँ माँ, रितु सच में प्रेग्नेंट है। वो कोई झूठ नहीं बोल रही। क्या? देखा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर, अब इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। मैंने पहली बार जो नाटक किया था, उसके बाद तो कोई भी मेरी बातों पर विश्वास कैसे कर पाता। लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इस बार मैंने किसी लड़के के लिए ये सब नहीं किया है। देखिए माँ, तब तो मैं एकदम नादान थी, लेकिन अब मैं समझदार हो चुकी हूँ, और इस बार तो मैं एक अमीर राजकुमार लड़के से ही शादी करूंगी। अरे कर मुही, अगर तू ये सब किसी लड़के के चक्कर में नहीं कर रही, तो फिर तेरे पेट में किसका बच्चा है? इसके साथ मुंह काला किया है तूने अपना? दरअसल माँ, सच में ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। क्या? तेरी तो ऐसी की तैसी। सविता रितु को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें।
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे अंश बेटा, और कितने दिनों तक चलेगा तेरा वो मुआ प्रोजेक्ट? अरे ऐसा भी क्या काम करना जिसके चक्कर में अपने परिवार से महीनों महीनों तक दूर रहना पड़े। ओफो माँ, पूरे बचपन से आपने ही तो मुझे सीख दी है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। और वैसे भी मैं थोड़ी ना यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ। बस कुछ दिन और, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा ना वापस। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ अब कि तू कब वापस लौटता है। अरे आ जाऊंगा माँ, लेकिन आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं ना? घनश्याम आपकी ठीक से देखरेख तो कर रहा है ना? अरे सब ठीक है बेटा, बस एक ही मलाल है और वो है तेरी शादी का। अरे माँ, घूम फिर कर आपकी सुई वहीं पर आकर अटकती है। तो और क्या करूं बेटा, अब तेरी उम्र निकलती जा रही है और मुझे तेरी शादी करानी है, तेरे बच्चों को देखना है और उसके बाद ही जाना है इस दुनिया से। देख बेटा, अब की बार जब तू यहाँ पर आएगा ना, तब मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू करने वाली हूँ और इसी साल तेरी शादी भी करा दूंगी, क्योंकि अब बस बहुत हो गया तेरा नाटक। पर माँ, मुझे फिलहाल अपने करियर पर ध्यान देना है। शादी वगैरह इन सब के बारे में मैं तो 1 या 2 साल बाद ही सोचूंगा। अरे सटिया गया है क्या तू? अब इसमें 1 से 2 साल बाद सोचने वाली क्या बात है, बेवकूफ कहीं का। और ये करियर करियर क्या कहते रहता है तू? शादी कर लेने से तेरा करियर कोई खत्म नहीं होने वाला। लेकिन माँ, अब ऐसा तो नहीं है ना कि तेरे पास पैसा पानी नहीं है। अरे इतना बड़ा घर है, हाथ के नीचे नौकर चाकर है और इतनी बड़ी पोस्ट वाली नौकरी भी करता है तू। सब कुछ है तेरे पास, फिर भी करियर का रोना लगाए रहता है। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, तू जल्द से जल्द यहाँ पर आ जा। इस साल तो मैं तुझे घोड़ी चढ़ा कर ही रहूंगी। इतना कहकर उत्तरा कॉल कट कर देती है और अंश अपना सर पकड़ लेता है। ये माँ भी ना, सच में जब भी कॉल करती है हर बार मुझे टेंशन ही देती है और उसके कारण मैं अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाता। खैर, मुझे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। फिर अंश अपना प्रोजेक्ट खत्म करके वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी आती है और उस लड़की को देखकर उत्तरा एकदम चकित हो जाती है। अरे अंश बेटा, ये लड़की कौन है? कहीं वो फिल्म की तरह तूने इसके साथ ब्याह तो नहीं कर लिया ना? नहीं माँ, आप भी ना एकदम 5G की स्पीड से दिमाग चलाती हूँ। ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, मेरी कंपनी में काम करती है और अब से ये हमारे घर के पास में ही रहेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? नमस्ते काकी जी, मेरा नाम एलिना है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुमसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। धन्यवाद काकी जी। घनश्याम, जल्दी से चाय नाश्ता लगा दे। ठीक बा बड़ी मालकिन। फिर उत्तरा, एलिना और अंश साथ में मिलकर चाय और नाश्ता करते हैं। एलिना बेहद सुंदर होती है और उत्तरा तो उसे बस देखती ही रह जाती है। ना जाने क्या खाकर पैदा किया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, जो तुम इतनी सुंदर दिखती हो बेटा। हाउ स्वीट काकी जी, थैंक यू सो मच। चलो एलिना, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है ना? क्या? अरे ये अभी अभी तो आई है और ये बात करने की क्या तमीज है बेटा? पहले तो तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कब से करने लगा तू? अरे माँ, अब उसे भी तो अपने घर जाना है, सारा सामान नए घर में ठीक से रखना है। जी काकी जी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। इतने प्रेम और सम्मान के साथ पेश आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। बाय। बाय बाय काकी जी। माँ, मैं इसे घर तक छोड़ कर आता हूँ। अरे, तू क्यों दिक्कत ले रहा है? ड्राइवर को भेज देना। नहीं माँ, ये इस शहर में नहीं आई है, इसीलिए मुझे ही इसे इसके नए घर तक छोड़ना होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए माँ। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं।
फिर अंश एलिना को छोड़ने चला जाता है और उत्तरा अब अगले ही दिन पंडित जी को बुलाकर अंश की कुंडली दिखाती है। बताइए ना पंडित जी, क्या लिखा है मेरी अंश की कुंडली में? आपके बेटे की कुंडली तो बहुत ही अच्छी है और उसके भाग्य में महाराज योग लिखा है। क्या? अरे वाह! और क्या लिखा है पंडित जी? उसके विवाह के बारे में बताइए। उसके विवाह के लिए शुभ मुहूर्त अब से लेकर आने वाले 2 सालों तक का है और इस नियमित समय में अगर आपने उसकी शादी करा दी तो उसके लिए बहुत शुभ होगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखा ना बेटा? हाँ माँ, और पंडित जी ने भी तो सही कहा है। शादी का शुभ मुहूर्त अब से लेकर 2 सालों तक का है, तो आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अरे ऐसे कैसे जल्दबाजी ना करूं मैं? शादी के लिए बहुत काम होते हैं, लड़की ढूंढने से लेकर लड़की को घर की बहू बनाने तक। देखिए पंडित जी, आप इसका कुछ भी मत सुनिए, बस इसके लिए कोई सुंदर और सुशील लड़की ढूंढिए। पर माँ, पर वर को गोली मार दे। अब ये शब्द मुझे दोबारा नहीं सुनना। अरे तुझे तो अपने भविष्य की कुछ भी नहीं पड़ी है। देख बेटा, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी तो कुछ मायने रखते हैं और मैं ही तुझे सही दिशा में लाऊंगी क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। अब पंडित जी लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और ऐसे ही एक दिन जब अंश अपना लैपटॉप घर पर भूल जाता है। ये देखो बड़ी मालकिन, अंश बाबा तो ओका ये लैपटॉप घर पर ही भूल गई बा। अब का करे? हे भगवान, ये अंश भी ना जाने आजकल उसका ध्यान कहाँ पर रहता है। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ उसकी कंपनी में। वैसे भी पंडित जी ने आज एक लड़की की तस्वीर और उसका बायोडेटा भेजा है और इस लैपटॉप को देने के साथ साथ मैं उसे लड़की भी दिखा दूंगी। हाँ मालकिन, ये सही रहेगा। फिर उत्तरा अंश की कंपनी में उसे लैपटॉप देने चली जाती है और तभी उसे अंश से पहले एलिना मिल जाती है। अरे वाह काकी जी, आप यहाँ पर कैसे? अरे एलिना बिटिया, कैसी हो तुम? तुमने तो कहा था कि फिर आओगी, तो फिर आई क्यों नहीं? सॉरी काकी जी, लेकिन मैं आज आ जाऊंगी। अरे अब तो तू हमारे घर के पास ही रहती है ना, तो आया करो हमसे मिलने। ठीक है काकी जी, मैं जरूर आऊंगी। ओफो एलिना, तुम भी ना। अरे ये मेरा कोई घर नहीं है, कंपनी है, इसलिए यहाँ पर काम करो, गप्पे मत लड़ाओ। सॉरी सर। जाओ, अब अपनी जगह पर जाओ। ओके सर। फिर एलिना वहां से चली जाती है। ये सब क्या है बेटा? तूने आज फिर से एलिना से उसी तरह से बात की? अरे माँ, आज मैं थोड़ा परेशान हूँ, माफ करना। शायद परेशान होने के कारण ही मैं उसे इस तरह से बात कर रहा था। वैसे आप यहाँ अचानक से कैसे आ गई? ये देख, ये तेरा लैपटॉप तो घर पर ही भूल गया था और इसे ही देने आई थी मैं यहाँ पर। ओ तेरी, मुझे लगा कि ये लैपटॉप मैंने कहीं खो दिया है। अच्छा हुआ जो आपको मिल गया। ये एक बहुत जरूरी लैपटॉप है माँ, और इसी में मेरे नए प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स है और मेरा सारा काम इसी के बलबूते चलता है। अच्छा देख बेटा, तेरी माँ ने आज तुझे मुसीबत से बचा लिया। हाँ माँ, थैंक यू सो मच। अरे ये थैंक यू बिंक यू छोड़, और तो ये देख, पंडित जी ने एक लड़की की तस्वीर भेजी है। अच्छी है ना? क्या? अब ज्यादा क्या क्या मत कर और ये बता, अच्छी है या नहीं? देख, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, बस तेरी सहमति की जरूरत है। अरे माँ, ये भी कोई जगह है इस सब के बारे में बात करने की? सब हमें ही देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो देखने देना, थोड़ी ना मैं तुझे किसी को मारने की सुपारी दे रही हूँ। देखो माँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई शादी वादी करने की फिराक में अभी नहीं हूँ। मुझे और 1 से 2 साल का समय दे दो और आप चिंता मत कीजिए, शुभ मुहूर्त के अंदर ही हो जाएगी मेरी शादी। पर प्लीज मेरे सर पर बंदूक तानकर मेरी शादी मत करा। लेकिन बेटा, अंश उत्तरा की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता और वो परेशान होकर अपनी बेटी माही को कॉल करती है। देखना माही बेटा, तेरा छोटा भाई तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा। अरे अगर सही उम्र में शादी नहीं हुई तो आगे जाकर कितनी दिक्कतें आ सकती है। आपकी बात सही है माँ, लेकिन अंश को अपना समय लेने दो।
अगर वो कह रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर शादी कर लेगा, तो वो पक्का करेगा। और वो ये तो नहीं कह रहा ना कि वो शादी ही नहीं करेगा। वो तो है बेटा, तेरी शादी के समय सब कुछ कितना आसानी से हो गया था। लेकिन अंश की शादी के लिए मुझे बहुत चिंता सता रही है। बेफिजूल की चिंता मत करो माँ, वरना आपके चेहरे का ग्लो चला जाएगा और फिर आप शादी में अच्छी भी नहीं लगोगी। वो तो है बेटा, पर फिर एक दिन एलिना उत्तरा से मिलने आती है और तभी, अरे काकी जी, ये सब क्या है? आप काम क्यों कर रही हो? लाइए, मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ इसे। अरे नहीं एलिना, तू इसे मत कर। ये गाजर कद्दूकस करना बहुत मुश्किल का काम होता है। घनश्याम भी इसे ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए ये काम मैं ही कर रही हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए काकी जी, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सारे काम। फिर एलिना झट से गाजर कद्दूकस कर देती है, जिसे देखकर घनश्याम और उत्तरा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे दादा, ये तो गजब हुई गवा। अरे वाह एलिना बेटा, तूने तो कितना फटाफट कर दिया। लेकिन ये सब तूने कैसे किया? बस हो गया काकी जी। अब जब जब मैं यहाँ पर आया करूंगी, तब तब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है बेटा। एलिना अब अक्सर ऐसे ही उत्तरा से मिलने आया करती है। फिर एक रात, जब शहर में दंगे चल रहे होते हैं, तभी उत्तरा एलिना को अपने घर रुकने के लिए कहती है। अरे माँ, दंगे शहर के दूसरे इलाके में हो रहे हैं, ना कि हमारे इलाके में। फिर भी बेटा, हमें सतर्क रहना चाहिए। और ये बेचारी एलिना तो अकेली रहती है, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया अपने घर पे। ठीक है माँ। एलिना और उत्तरा रात भर एक ही कमरे में रहती है। और तभी, अरे क्या माँ, आप भी एलिना को गेस्ट रूम में रहने दीजिए ना। यहाँ आपके साथ इसे क्यों रखा है? बस बेटा, बहुत हो गया तेरा। हर बार तो इस बेचारी के साथ बुरी तरह से पेश आता है। देख, ये तेरी कंपनी में कोई भी काम करती होगी, लेकिन यहाँ पर ये हमारे परिवार की जैसी ही है। और ये जब भी यहाँ पर आती है, मुझे एकदम अच्छा महसूस कराती है। अरे इससे अच्छी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, इसीलिए आज की रात तो ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरे ही कमरे में। क्यों एलिना? हाँ काकी जी, क्यों नहीं? ओह गॉड, अरे हम दोनों को साथ देखकर तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? अब चल, जा यहाँ से और हम दोनों को गप्पे लड़ाने दे। फिर अंश वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और उत्तरा को एलिना बहुत अच्छी लगती है और वो इस बारे में पहले माही से बात करती है। क्या एलिना? लेकिन वो लड़की तो अंश की पर्सनल असिस्टेंट है ना? हाँ बेटा, लेकिन वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर है, गुणवान है और उसे रिश्तों की भी समझ है। इसीलिए वो मुझे अपना मानकर हमेशा मेरे साथ प्यार से पेश आती है। और हमारे अंश के लिए उससे अच्छी लड़की तो कोई और हो ही नहीं सकती। ठीक है माँ, अगर आपको एलिना सही लगती है, तो आप एक बार इस बारे में अंश से बात कर लीजिए। हाँ बेटा, मैं कल ही उससे बात करूंगी, पर उसका मूड देखकर ही बात करना, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, बड़ी आई अपनी भाई की चमची। फिर अगले दिन, जब घर में एलिना आई होती है, तभी, ये सब क्या है एलिना? अब बस, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हें कंपनी में रखता हूँ, लेकिन मेरी माँ से मिलने के लिए तुम हर रोज चली आती हो, क्योंकि मुझे आपकी माँ ही बुलाती है सर। नहीं, अरे वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब से तुम यहाँ पर आना बंद कर दो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी माँ को हमारा राज पता चले। ओके सर। राज? कैसा राज? अरे माँ, आप यहाँ पर? उत्तरा को देखकर अंश बहुत हैरान होता है। क्या हुआ बेटा, मुंह में दही जमा लिया है क्या तूने? किस राज की बात कर रहा था तू अभी? अरे माँ, वो मैं लीना से मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। प्रोजेक्ट का राज? हाँ माँ, वही नया प्रोजेक्ट जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और उसी के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर भेजा गया था। अच्छा। हाँ माँ, अब एलिना मेरी पर्सनल असिस्टेंट है
और उस नए प्रोजेक्ट की जानकारी एलिना के सिवाय और किसी को भी नहीं है। लेकिन आजकल आप दोनों को ज्यादा ही घुल मिल गई हो, तो कहीं बातों बातों में एलिना उस नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको ना बता दे। इसीलिए मैं उसे कह रहा था कि हमारे राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो ये बात थी। अरे अगर मुझे एलिना ने बता भी दिया तो क्या ही बिगड़ जाएगा। मैं तो तेरी माँ हूं ना, थोड़ी ना कोई बाहर वाली हूँ। वैसी बात नहीं है माँ, ये प्रोजेक्ट मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसीलिए ये मैं आप सबके लिए सरप्राइज रखना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता। तू भी ना अंश। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तू जो कुछ भी कर रहा है ना, उसमें सफल जरूर होगा। मैं बांके बिहारी से हर रोज तेरी प्रगति की प्रार्थना जो करती हूँ। जी माँ, धन्यवाद। इस तरह से अंश मामले को संभाल लेता है। अच्छा सुन बेटा, मैं तेरे और एलिना के पास एक बहुत ही जरूरी बात करने आई थी। अरे नहीं माँ, अभी नहीं। लेकिन क्यों? माफ कीजिएगा माँ, लेकिन अभी कंपनी में एक बहुत बड़े क्लाइंट आकर बैठे हैं, इसलिए एलिना और मुझे फौरन ऑफिस निकलना पड़ेगा। हाँ काकी जी। हे भगवान। लेकिन माँ, बात अगर इतनी ही जरूरी है तो हड़बड़ी में करने की जगह इत्मीनान से करो ना, तभी सही रहेगा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अंश और एलिना ऑफिस चले जाते हैं। अब तो मैं इससे रात में ही बात करूंगी, तब कहा जाएगा ये। फिर रात होने पर जब अंश घर वापस आता है, तभी ये लो माँ, मैंने हम दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाई है। अब हम इसकी चुस्कियां लेते लेते बातें करेंगे। अरे वाह बेटा, इस कॉफी की खुशबू तो एकदम कमाल की आ रही है, और इससे ही पता चल रहा है कि इसका स्वाद भी एकदम उम्दा होगा। अब उम्मीद तो यही है माँ, दिल से जो बनाई है। वैसे आपको ये जरूरी बात करने वाली थी ना? हाँ बेटा, और मैं ये सोच रही थी कि तेरी शादी उस एलिना से करा दूं। क्या? अरे इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? एलिना एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत गुणवान भी है। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, उससे शादी कर ले, क्योंकि उसके जैसी बहू मुझे कभी नहीं मिलेगी। पर माँ, वो मेरी कंपनी में काम करती है और मैं उसके साथ शादी? हाँ तो उसमें क्या होता है? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, और मैंने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और अब तो मैं एलिना को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी कितनी देखभाल करती है, और ऊपर से उसे घर के सारे काम आते हैं, और तेरे साथ वो ऑफिस का काम भी करती है। देख बेटा, उसमें एक भी अवगुण नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, उससे अच्छी लड़की तुझे मिल ही नहीं पाएगी। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया है? अंश बेटा, मान जाना मेरी बात। नहीं माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अगले 1 से 2 सालों तक शादी के बारे में नहीं सोचने वाला। हाँ तो मत सोच, लेकिन हम रिश्ता तो पक्का कर ही सकते हैं ना। देख, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तेरी शादी एलिना से करा कर ही रहूंगी। अरे तू तो अपनी पसंद की कोई लड़की लाने से रहा, और अब इसीलिए मुझे ही ये सब काम करना पड़ेगा। एलिना से इस बारे में मैं कल ही बात कर लूंगी। उत्तरा के इस फैसले से अब अंश बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन, देखो एलिना, आज माँ तुमसे शादी की बात करेगी, तब तुम उन्हें साफ साफ ये कह देना कि तुम अभी 1.5 से 2 सालों तक शादी के बारे में नहीं सोचने वाली, सिर्फ और सिर्फ काम पर ही ध्यान देने वाली हो। ओके सर। वैसे तुम मना भी कर सकती हो, लेकिन मेरी माँ मानने वालों में से नहीं है, इसलिए तुम 1.5 से 2 सालों तक का बहाना बना देना। ठीक है सर। फिर बाद में उत्तरा एलिना से भी शादी के बारे में बात करती है, और तभी एलिना उन्हें 1.5-2 सालों का बहाना दे देती है। हे भगवान, अरे ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? बस 1.5-2 साल लगा के रखा है, बेवकूफ कहीं के, जैसे कि इन सालों में ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सॉरी काकी जी, पर मैं शादी के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। हाँ माँ,
एलिना बिल्कुल सही कह रही है। और माँ, शादी कोई जन्मदिन नहीं है जो हर साल आएगा। शादी तो जिंदगी में बस एक ही बार की जाती है, इसीलिए उसे सोच समझ कर करना चाहिए। और आप जिस भी लड़की के साथ शादी कराओगी, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का एकमात्र ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे नए प्रोजेक्ट पर है। हे भगवान, ये क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लेकर बैठा है तू? खैर, ठीक है, अगर तुम दोनों को वक्त चाहिए तो तुम ले लो ना, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अभी सगाई कर लो। क्या? सगाई? हाँ हाँ, सगाई। अब सगाई करने में भी तुझे कोई दिक्कत है क्या? अभी के लिए तुम सगाई कर लो और 1.5-2 सालों के बाद शादी कर लेना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। फिर इस बीच के टाइम में शादी की तैयारियां आराम से करेंगे। माँ इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। लगता है सगाई कर लेना ही सही ऑप्शन रहेगा, फिलहाल के लिए ही सही। पर माँ चुप तो रहेगी, दिन रात शादी को लेकर मेरा कान तो नहीं खाएगी। अब इतना क्या सोच रहा है तू? आज बताएगा या 2 दिनों के बाद का मुहूर्त है? ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं एलिना के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, बहुत खूब बेटा। अच्छा एलिना, अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे के साथ सगाई करोगी? हाँ बोल दो। ठीक है काकी जी, मैं भी तैयार हूँ। अरे वाह, अब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है। देखा, मैंने ढूंढी भी नहीं और मेरी बहू मेरे पास अपने आप चली आई। वैसे एलिना, हमें तुम्हारे परिवार वालों से कब मिलवाओगी? परिवार वाले? अरे माँ, इसका कोई परिवार नहीं है। मेरा मतलब एलिना अनाथ है। हे भगवान, माफ करना बेटा, पर तुझे अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम है ना, हम सब तेरा परिवार ही तो है। जी काकी जी, उत्तरा की खुशी का अब कोई ठिकाना ही नहीं होता। माही भी अपने ससुराल से मायके आ जाती है। होए होए माँ, आज तो आप एकदम कहर ढा रही हो। हाँ तो, आज मेरे बेटे की सगाई है, तो मेरा इतना सजना तो बनता ही है। अरे हाँ माँ, मैं समझ सकती हूँ। अरे अंश, आज के दिन तो ये फोन छोड़ दो, कब से फोन में ही लगे हो। सॉरी दीदी, वैसे जीजू कहाँ पर है? वो नहीं आए क्या? अरे तुम्हारे जीजू पूरे 1 महीने के लिए गांव गए हैं। वहां पर उन्हें अपना एक बिजनेस शुरू करना है, इसलिए वो वहीं पर रुकेंगे और तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगी। अरे वाह, मेरी तरफ से जीजू को बधाई दे देना। अरे उन्होंने भी तेरे लिए बहुत सारी बधाइयाँ दी है, तुम्हारी सगाई के लिए। साथ में तोहफे भी भेजे हैं उन्होंने। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अरे अब बातें करना बंद करो, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन ये एलिना कहाँ पर है? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या वो? मैं देख कर आता हूँ माँ, वो गेस्ट रूम में होगी। ठीक है बेटा। फिर अंश एलिना के पास चला जाता है तो वो उसे सोए हुए देखता है। हे भगवान, बाहर माँ और दीदी इसकी इतनी राह देख रहे हैं और ये मोहतरमा घोड़े बेचकर सो रही है। एलिना उठो, जल्दी उठो एलिना। अरे नहीं, एलिना की तो बैटरी डाउन हो गई है और इसीलिए ये बंद पड़ चुकी है। मुझे जल्द से जल्द इसे चार्जिंग करना होगा। फिर अंश फटाफट एलिना को चार्ज करने वाला चार्जर ढूंढता है और वो उसे चार्जिंग पर लगा देता है। ओह गॉड, इसकी चार्जिंग भी सगाई के समय ही खत्म होनी थी क्या? इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे जल्दी से इसकी चार्जिंग करनी होगी, वरना माँ और दीदी को सब पता चल जाएगा कि एलिना एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। फिर थोड़ी देर में अंश को अपने कमरे के पास किसी के आने की आहट होती है। लगता है कोई आ रहा है, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे के बाहर चला जाता है और दरवाजे के आगे खड़ा रहता है। अरे टाइम देखा है क्या अंश? तुम्हारी होने वाली बीवी और कितनी देर लगाएगी? कहाँ पर है वो? अरे आज तो सगाई है और उसके लिए तैयार होने के लिए वो कितनी देर लगा रही है, तो शादी के लिए कितना समय लगाएगी? तू हट जा अंश, मैं देखती हूँ उसे, आखिर इतना क्या सज रही है वो।
अरे नहीं माँ, आप दोनों अंदर नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों? वही तो, हम दोनों अंदर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि एलिना ने ही मना किया है। उसने आखिरी 5 मिनट मांगे हैं और वो कह रही थी कि उसे अकेले तैयार होकर आप दोनों को सरप्राइज देना है। और अगर आपने उसका लुक देख लिया तो सरप्राइज क्या रहेगा? हे भगवान, तुम लोगों के सरप्राइज और तुम दोनों भी मेरे दिमाग के बाहर हो। खैर, 5 मिनट में उसे लेकर बाहर आ जाओ। हाँ माँ, आ जाऊंगा मैं। फिर उत्तरा और माही दोनों वहां से चली जाती हैं और 5 मिनट के बाद एलिना पूरी तरह चार्ज हो जाती है। हेलो सर। अरे क्या हेलो सर, आज तो तुम मुझे मरवा ही देती। अब जल्दी चलो, बाहर वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। चलो अच्छा हुआ जो तुम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए बुक हो गए। क्या माँ, आप भी तुम दोनों को सगाई मुबारक हो। ये लो, ये रहा तुम्हारा शगुन। थैंक यू दीदी। अब उत्तरा अपनी सहेलियों को एलिना और अंश की सगाई की तस्वीरें दिखाती है। क्या बात है उत्तरा, तुम्हारी होने वाली बहू तो किसी हीरोइन की तरह लगती है। हाँ उत्तरा, उन दोनों की जोड़ी तो एकदम मस्त लग रही है। चलो अच्छा है, बेटा भी रोबोटिक्स इंजीनियर है और बहू भी उसके साथ ही काम करती है और ऊपर से इतनी सुंदर भी है। काश हमारी बहुएं भी इतनी सुंदर होती। अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी पसंद है ही इतनी अनोखी। हाँ उत्तरा, वो तो हम पहले से जानते हैं। वैसे सगाई के दिन तो हम सभी ट्रिप पर थे और तूने आखिरी समय पर सगाई रख दी, लेकिन शादी की रस्मों में हम सारी सहेलियां मौजूद रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मेरे बेटे की शादी तो मैं एकदम धूमधाम से कराऊंगी। उनकी ये सारी बातें अंश सुन लेता है। मेरी शादी को लेकर माँ कितनी एक्साइटेड है, लेकिन उन्हें क्या पता कि एलिना एक रोबोट है और मैं उससे शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर एक रात सभी बाहर खाना खाने जाते हैं और तभी बाप रे, ये ठंड तो मुझे मार ही डालेगी। सच में आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। अरे हमें तो कितनी ठंड लग रही है, ठंड के मारे हम ठिठुर रहे हैं। लेकिन इस एलिना को देखो, इसके कपड़े भी कितने पतले हैं, लेकिन फिर भी ये एकदम आराम से बैठी है। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम एलिना? वो ऐसी ही है दीदी। कंपनी में तो दिन भर एसी ऑन रहता है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉय स्वेटर या शॉल ओढ़ कर आते हैं, लेकिन मैंने आज तक एलिना को स्वेटर पहने हुए कभी नहीं देखा। वो इतनी एसी या ठंड में भी आराम से रह लेती है। हाँ दीदी, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वाह, तुम तो एकदम कमाल हो एलिना। वैसे एलिना, अब अंश तुम्हारा मंगेतर है, इसलिए तुम उसे अंश सर नहीं, सिर्फ अंश कहकर ही पुकारो। ठीक है काकी जी। अब ऐसे ही एक रोज। अच्छा हुआ एलिना जो तुम आ गई। हाँ दीदी, क्या कर रही हो? आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। बस ये गाजर कद्दूकस कर लो, फिर हलवा तो एकदम फटाफट बन जाएगा। संभाल कर माही, कहीं हाथ ना कट जाए तेरा। ओफो दीदी, रुकिए, आप इतनी मेहनत क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मैं गाजर को कद्दूकस भी कर लूंगी और साथ ही बढ़िया सा हलवा भी बना दूंगी। अरे नहीं एलिना, मैं कर लूंगी ना, तुम आराम से बैठ जाओ। हाँ बेटा, अब जब तुम इस घर की बहू बनोगी तब ये सारे काम तो तुम्हें ही करने हैं, इसलिए अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, पर फिर भी लाइए माही दीदी, मुझे दे दीजिए और आप जाकर आराम कीजिए। मैं फटाफट से बना दूंगी। और आपको याद है ना काकी जी, उस दिन भी गाजर को मैंने ही कद्दूकस किया था। इतना कहकर एलिना तेजी से काम करने लगती है और उसे इस तरह से काम करते हुए देखकर माही और उत्तरा के होश उड़ जाते हैं। ओ तेरी! अरे ये क्या, एक इंसान एक ही समय पर दोनों हाथों से काम कैसे कर सकता है, वो भी इतना फटाफट? तभी वहां पर अंश आता है। हे भगवान, कहीं आज ही एलिना का राज ना खुल जाए। अब आगे क्या होगा
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें